राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता के बिल्कुल बेसिक चीजों पर चर्चा करेंगे। बेसिक का तात्पर्य यहाँ पे है कि एक तरीके से मैं कहूँ तो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो है स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। सामान्य चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, परिभाषा वगैरह। अब शुरुआत जो होता है धारा 9 से शुरुआत होता है और ये धारा 9 पहले भाग की पहली धारा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे सीपीसी को दो भागों में बांटा गया है, एक धाराओं में, दूसरा आदेशों में। धाराओं में टोटल धाराओं का उल्लेख 158 है जो 11 भागों में रखा गया है। आदेश जो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 51 आदेश को रखा गया है और हर एक आदेश में नियमों का उल्लेख किया गया है। दो अलग अलग भाग में जो रखा गया है कि एक तरफ धाराएं, एक तरफ आदेश। धाराओं में पूरे सिविल मामले को, इस सिविल सूट दाखिल करने से लेकर के उसके अंतिम निस्तारण तक की सारी बातें धाराओं में भी लिखी गई हैं और आदेश में भी लिखा गया है। धाराओं में उसी को संक्षेप में बताया गया है और आदेश में उसी को विस्तृत रूप दिया गया है। तो बिना आदेश और धारा को अगर एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, यानी बिना आदेश के अगर केवल धारा पढ़ी जाए तो वो भी अधूरी है और बिना धारा के केवल आदेश पढ़ा जाए तो वो भी अधूरा है। यानी कुल मिलाकर के हमें दोनों को एक साथ समझना होगा। ठीक है, ये अलग की बात है कि मैं आप लोगों को पहले धाराएं समझाऊंगा, उसके बाद फिर आदेश को समझाऊंगा। धाराओं के साथ साथ उन आदेशों का भी जिक्र करता रहूंगा जो उससे संबंधित है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा अध्याय 1, जिसको यहां अध्याय का नाम ना देकर के भाग का नाम दिया गया। अध्याय भी कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाग शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए अध्याय ना कह के आप भाग कहिए, ज्यादा ठीक है। तो टोटल सीपीसी को 158 धाराओं में विभक्त किया गया है और 158 धाराओं को 11 भागों में विभाजित किया गया है। तो 11 भाग में से जो पहला भाग है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, हर एक पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल बेसिक चीज है। मैं पूरे भाग 1 का संपूर्ण क्लासिफिकेशन इस जो है बोर्ड पे किया हूं। देखिए भाग 1 लिखा हुआ है जो धारा 9 से 35 ख तक है, पूरे भाग 1 का क्लासिफिकेशन कर दिया और बड़ा बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। लगेगा सीपीसी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब भी किसी भी विषय को आप एक योजनाबद्ध तरीके से वर्गीकरण करते हुए उसे पढ़ते हैं तो वो बहुत सरलता से आपसे घुल मिल जाता है और यही होता है लॉ को पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका। ठीक है, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो उसी तरह से आप जो है धोखा खा जाएंगे या नुकसान कर बैठेंगे। जैसे एक गर्म रोटी को तोड़ने के लिए आप बीच में से उंगली डाल दें और जो है रोटी टूटने की जगह, ठीक है, वो टुकड़ा होने की जगह आपकी उंगली ही जल गई। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था कि रोटी तोड़ा कहां से जाए। उसी तरह से कानून भी है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां से इसकी शुरुआत की जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो एक धारा दो धारा कहीं आप पढ़ेंगे समझ में भी नहीं आएगा और निराश हो जाएंगे, विषय छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन विषय छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। ठीक है, हर एक विषय को बिल्कुल आसानी से आपको समझाया जाएगा, कभी लगेगा भी नहीं कि ये विषय कठिन होता है। कहने के लिए सीपीसी बहुत कठिन है लेकिन है कुछ भी नहीं। आप हर एक वीडियो को शुरू से लेकर के अब तक, यानी पूरे सीपीसी का वर्गीकरण मैंने किया है, उस पर भी 2-3 भाग वीडियो बना हुआ है। उसके बाद उसकी परिभाषाओं पे है। ठीक है, परिभाषाओं के बाद धारा 3 अधीनस्थ न्यायालय, धारा 4 पे उल्लेख किया गया है, धारा 5, धारा 6, 7, 8, 9 सब पे करके 1 बाय 1 करके वीडियो बनाया गया है। ठीक है, आप 1 बाय 1 करके देखिएगा। हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि पीसीजे, एपीओ या एचजीएस के लिए अगर आपको तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन करनी है, जो भी आपके अनुसार सुविधाजनक हो, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
दूसरा एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सीपीसी का जैसा कि संपूर्ण वीडियो डाला जाना है, आप पे जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अन्यथा आपको सर्च करना पड़ेगा या मैं लिंक भेजूंगा तब आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सर्च नहीं करेंगे या लिंक नहीं भेजा गया तो फिर आप इसको जानने से वंचित हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करते रहिए, बताते रहिए। आइए भाग 1 पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भाग 1 पे साधारण वादों के विषय में है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, कोई भी वैकेंसी आती है यूपी की, जैसे पीसीएस जे का हो गया या एपीओ का हो गया, तो उसकी तैयारी कराने के लिए जितना भी समय दिया जाएगा प्री या मेंस के लिए, उतने समय में प्री या मेंस के लिए शॉर्ट कोर्स जो है चलाया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप लोग बिल्कुल संपर्क में रहिए। ठीक है, तुरंत संपर्क करते रहिए, कब कौन सा कोर्स चल रहा है अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन करते रहिए। भाग 1 साधारण वादों के विषय में है। इस भाग 1 में सिविल प्रकृति के वाद के निर्धारण से लेकर के, यानी सिविल नेचर के कौन कौन से सूट हैं उसके निर्धारण से लेकर के, डिटर्मिनेशन से लेकर के सिविल मामले में निर्णय आने तक का ये आदेश वो भाग 1 संपूर्ण है। यहां 9 से सिविल प्रकृति के वाद कौन से हैं इसका निस्तारण किया जाता है और उसके दाखिल करने से लेकर के उसके निस्तारण तक का उल्लेख किया गया है। यानी एक तरह से भाग 1 अपने आप में संपूर्ण है कि सिविल वाद दाखिल करने से लेकर के निर्णय प्राप्त करने तक। हाँ, उसके डिक्री के निष्पादन की बात इसमें नहीं लिखी गई है। कोई विशेष कार्रवाई बीच में जरूरत पड़ जाती है तो उसका भी उपबंध नहीं किया गया है। यानी सिविल मामले में एक सामान्य प्रक्रिया, ठीक है, एक सामान्य प्रक्रिया, कोई सिविल विवाद उत्पन्न हुआ उसको किस कोर्ट में दाखिल किया जाए, कैसे सुनवाई होगा, कैसे पार्टी हाजिर होंगे, ठीक है, उसके निस्तारण यानी सुनवाई तक, यानी फाइनल निर्णय तक जो है इसमें उल्लेख किया गया है धारा 9 से लेकर के 35 ख तक में। एक तरह से संपूर्ण। हाँ, अगर बीच में सिविल कार्रवाई के दौरान पार्टी की मृत्यु हो जाए, पार्टी पागल हो जाए, माइनर हो, ठीक है, कमीशन जारी करना हो, सरकार के खिलाफ वाद हो, तो इन सब के लिए ये प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये विशेष प्रक्रिया इसमें नहीं लिखा है, सामान्य प्रक्रिया लिखा हुआ है। और ये भाग 1 के साथ, ठीक है, इस सामान्य प्रक्रिया को समझने के लिए आपको कम से कम आदेश 1 से लेकर के आदेश 20 तक पढ़ना होगा। कहां तक? ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20 तक। फिर से समझिए, आदेश 1 से लेकर के आदेश 20 भाग 1 के साथ पढ़ी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि भाग 1 कितना महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि 20 आदेशों को अपने आप में समाहित करके रखा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि पूरी सिविल प्रक्रिया, सिविल वाद दाखिल करने से लेकर के फाइनल निर्णय होने तक के लिए धाराओं में भी पूरा उल्लेख किया गया है और आदेशों में भी उल्लेख किया गया है। धारा में संक्षेप में उल्लेख किया गया है, आदेश में विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसका मतलब कि हर एक धारा लगभग हर एक आदेश से टच जरूर होगी। तो अब भाग 1 जैसा कि आदेश टोटल 51 है, भागों की संख्या 11 है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर भाग 11 है, आदेश 50 है, तो लगभग हर एक आदेश पे 4 और 5, 4.5 आदेश मतलब एवरेज पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कोई वहां बंटवारा नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी भाग हैं जिनके साथ हो सकता है कोई आदेश न पढ़ना हो, और कुछ ऐसे भी भाग हैं जिनके साथ एक से अधिक आदेशों को पढ़ना पड़ जाए। तो उसी क्रम में जो भाग 1 है इसके साथ 20 आदेश पढ़े जाते हैं। तो अगर भाग 1 के साथ 20 आदेश पढ़े जाते हैं, इसका मतलब शेष 10 भागों के साथ केवल 31 भाग पढ़े जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि भाग 1 कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसी क्रम में मैंने पूरे भाग 1 का बंटवारा किया है। आप देखिए धारा 9 से 35 इसको टोटल 6 भागों में बांटा है। इस 6 भाग को देख लीजिए। पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ इसको जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ रीड विद ऑर्डर। ठीक है, रीड विद ऑर्डर यानी आदेश
1 से लेकर के 20 तक, ठीक है। आदेश 1 से 20 तक इसके साथ पढ़े जाते हैं। जो पहला पार्ट इसका है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो धारा 1 से लेकर के 8 तक है सीपीसी में, वो किसी भी भाग के अंतर्गत नहीं रखा गया, यानी धारा 1 से 8 बिना किसी भाग के। आइए अब चलते हैं हम लोग, जो भाग 1 की शुरुआत होती है उसका पहला पार्ट है न्यायालयों की अधिकारिता एवं पूर्व न्याय, धारा 9 से 14। ये धारा 9 से 14 में बताया क्या गया है? धारा 9 से 14 में ये बताया गया है कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है, ये धारा 9, और उसके बाद ये बताया गया है 10 से लेकर के 14 तक लगभग कि कब कब सिविल प्रकृति का वाद होने पे भी उसे दाखिल नहीं किया जा सकता, यानी उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। धारा 10 मना करता है सब जुडिस मामला, यानी ऑलरेडी कोई मामला एक बार चला तो दूसरे कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते, एक बार फैसला आ गया दोबारा फिर नहीं दाखिल कर सकते। 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन करता है। 13 एक बार विदेशी न्यायालय ने भी निर्णय पास कर दिया है तो भी उस पर दोबारा निर्णय नहीं ले सकते, कोर्ट में दाखिल नहीं करा सकते। 14 दस्तावेजों के असली होने के प्रिजम्पशन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से धारा 9 से लेकर 14 न्यायालयों की अधिकारिता एवं पूर्व निर्णय की बात करती है। अभी मैं एक एक धारा को फिर अलग से बताऊंगा, पहले मोटा मोटा आप समझ लीजिए किन किन भागों में बताऊंगा। फिर वाद करने का स्थान, यानी वाद करने, वाद कहाँ किया जाएगा? वाद संस्थित करने का, ठीक है। वाद करने का मतलब वाद संस्थित करने का स्थान, वाद संस्थित करने का स्थान, वाद संस्थित करने का स्थान 15 से लेकर 25 तक में बताया गया है, यानी सिविल प्रकृति का वाद कहां संस्थित किया जाएगा 15 से लेकर के 25 तक में बताया गया है। जैसे सीआरपीसी में क्रिमिनल मामले की जांच एवं विचारण किस न्यायालय की अधिकारिता में होगा? पूरा अध्याय 31 बताओ, अध्याय 13 उसी पे लिखा गया है। धारा 177 से लेकर के 189 तक में, ठीक है, 177 से 189 तक अध्याय 13 सीआरपीसी का है, जांच एवं विचारण में न्यायालय की अधिकारिता बताता है। उसी तरह से यहाँ भी वाद संस्थित करने के स्थान बताए गए हैं, धारा 15 से लेकर के 25 तक, और इसको मैंने दो भाग में बांटा है, एक सामान्य स्थान और दूसरा अंतरण की दशा में स्थान। सीआरपीसी में भी सेम ऐसे ही है, सामान्य स्थान अध्याय 13 में, और अंतरण की दशा में मामले का ट्रांसफर किया जाए तो कहां उसकी सुनवाई हो सकती है? अध्याय 31 सीआरपीसी में, ठीक। उसके बाद वादों का संस्थित किया जाना, धारा 26, वाद संस्थित कैसे किया जाएगा, ठीक। तो कहां के वाद कब संस्थित नहीं, वाद किस क्या है ये धारा 9 बताती है, कब वाद संस्थित नहीं किया जा सकता 10 से लेकर 14 तक। अगर संस्थित किया जाएगा तो कहां किया जाएगा? धारा 15 से 25, और संस्थित किया भी जाएगा जहां पे तो कैसे किया जाएगा, करने का ढंग क्या होगा? धारा 26, जिसके साथ प्रमुख रूप से ऑर्डर 4 पढ़ा जाता है। आदेश 4 सबसे महत्वपूर्ण है जो धारा 26 के साथ पढ़ा जाता है। हाँ, केवल आदेश 4 ही नहीं है, और भी आदेश उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन प्रमुख जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 4 है। इसके साथ साथ ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 भी उसके क्रम में पढ़े जाते हैं। चलिए फिर है, अब वाद संस्थित हो गया, वाद संस्थित हो गया, धारा 26 में लिखा। फिर समन एवं प्रकटीकरण, एक पार्ट इसका यह है कि पार्टी को बुलाने के लिए समन, कुछ दस्तावेज वगैरह प्रकट करने के लिए प्रकटीकरण की बात धारा 27 से 32 तक में लिखा गया है। अब समन जारी करना है, कैसे जारी किया जाएगा, भारत के भीतर कैसे होगा, भारत से बाहर है तो कैसे होगा, ये सब 27 से 32 तक में बताया गया है। अगला पार्ट है कि समन भी जारी हो गया, पार्टी भी आ गई तो जजमेंट पास होगा, उसमें डिक्री सुनाई जाएगी तो 33 से 34 जजमेंट पास किया जाना, उसमें डिक्री बनाया जाना। उसके बाद कार्रवाई का खर्चा दिलाने के लिए धारा 35 से 35 खा। तो इस तरह से आपने देखा 6 भागों में बट गया। यानी सबसे पहले सिविल प्रकृति का वाद क्या है, इसका निस्तारण, और कब वाद दाखिल करने पे रोक है, कब कब हम सिविल प्रकृति के जो केस हैं उनको दाखिल नहीं कर सकते हैं। तो धारा 9 से 14 यानी सिविल प्रकृति का वाद क्या है, धारा 9 में बताया गया। फिर
कब कब वाद दाखिल नहीं किया जा सकता, उसी में धारा 10 से 14 तक तो न्यायालय की अधिकारता हो गई। ठीक, उसके बाद जब दाखिल किया भी जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, स्थान क्या होगा, कोई भी सिविल वाद बाराबंकी में राइज हुआ, लखनऊ में राइज हुआ, तो कहाँ कहाँ दाखिल किया जा सकता है, उसका कोई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो होना चाहिए, भौगोलिक स्थान तो होना चाहिए, हवा में थोड़ा ना दाखिल किया जाएगा। तो दाखिल किए जाने का स्थान 15 से 25, और फिर कैसे दाखिल किया जाएगा, यानी वाद कैसे संस्थित किया जाएगा, यानी सूट कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो धारा 26, और संस्थित किया गया तो पार्टी को कैसे बुलाया जाएगा, कुछ उनसे कैसे मंगवाया जाएगा, धारा 27 से 32, और वो कुछ ले आए, पेश कर दिए, पार्टी हाजिर भी हो गई, तब उसमें जजमेंट कैसे पास किया जाएगा, डिक्री कैसे होगी 33 से 34, और जजमेंट भी आ गया, डिक्री भी आ गई, तो कार्रवाई का खर्चा 35 से 35 खा। तो इस तरह से आपने देखा कि वाद दाखिल करने से लेकर के, यानी सिविल प्रकृति के वाद के निस्तारण निर्धारण से लेकर के दाखिल किया जाना, कैसे दाखिल किया जाएगा, पार्टी का हाजिर होना, निर्णय सुनाया जाना और कार्रवाई का खर्चा संपूर्ण तो हो गया। बचा क्या, वाद दाखिल करने से लेकर के जजमेंट तो आ गया, बचा क्या इसमें जो ना लिखा गया हो, ठीक है, लेकिन सब बड़ा संक्षेप में चीजें लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, सब बहुत संक्षेप में लिखी गई है। इसी को विस्तृत वर्जन हम आर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है, आर्डर 1 से लेकर के 20 तक, ठीक, आदेश 1 से लेकर के 20 तक इसी का विस्तृत वर्जन पढ़ेंगे। अब जरा देखिए इसमें मोटा मोटा कि न्यायालयों की अधिकारता एवं पूर्व न्याय, इसमें क्या बताया गया, धारा 9 में सिविल प्रकृति का वाद क्या है ये बताया गया है। धारा 10, जो मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा हो, अगर कोई मामला किसी कोर्ट में चल रहा है तो वो मामला दोबारा किसी कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सकता, कि एक ही टाइम पे दो जगह एक ही मामला संस्थित तो नहीं किया जा सकता। ठीक, एक मामले में एक बार अगर निर्णय आ गया है तो वही मामला फिर से दूसरे कोर्ट में भी नहीं दाखिल किया जा सकता। अगर किसी मामले में कोर्ट की अधिकारता को रोका गया है कि आप उस पर सुनवाई नहीं कर सकते तो सुनवाई नहीं कर सकता, धारा 12। ठीक, अगर विदेशी न्यायालय ने भी किसी मामले पे निर्णय पास कर दिया है तो उस पर भी दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती, धारा 13। और धारा 14 में विदेशी निर्णय के जो दस्तावेज होते हैं उनके सही होने का प्रिजम्पशन किया जाता है इंडिया में। तो इस तरह से धारा 9 से 14 ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है वाद संस्थित करने का स्थान, 15 से लेकर के 21 सामान्य स्थान है, 22 से लेकर के 25 ट्रांसफर की दशा में। आइए एक एक धारा को खोल के हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। लिखा हुआ है 15 में कि कोई भी वाद न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, यानी हर एक वाद जो उसकी सुनवाई करने के लिए सबसे छोटा न्यायालय सक्षम हो उसी के यहाँ दाखिल होना चाहिए। जाहिर सी बात, पता चला सब लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो निचली अदालत में कौन जाएगा, वो खाली बैठे रहेंगे और ऊपर की कोर्ट में केसों का बाढ़ आ जाएगा। इसीलिए जो एक क्रम बना हुआ है, चैनल बना हुआ, उसी हिसाब से आप सबसे पहले निचली अदालत में जाइए, वहां सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ जाइए, या अगर स्मॉलकालीन कोर्ट को अधिकारता है उस विषय पे तो उसके यहाँ जाइए। उसके बाद आप क्रम वाइज फिर अगर आप जजमेंट से आप सहमत नहीं है तो आप ऊपर के कोर्ट में फिर जाइए। 16 में अस्थावर संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद है, जैसे अस्थावर संपत्ति को विभाजन को लेकर के, अस्थावर संपत्ति के रिकवरी को लेकर के, उसके कब्जे को लेकर के, उस पे किसी मॉर्गेज को लेकर के कोई विवाद है, ठीक है, उस पे कोई नुकसानी हुआ है, मकान वगैरह में तोड़फोड़ हो गया है तो नुकसानी के लिए सिविल केस फाइल करना है, तो उसके लिए वाद कहां दाखिल किया जाएगा, धारा 16 में बताया गया। अगर किसी विषय पे एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारता है तो किसी भी कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, धारा 17। अगर किसी विषय पर एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारता है लेकिन निश्चित नहीं है कि किसकी अधिकारता उसमें है, अनसर्टेन है, तब धारा 18 उसका उत्तर देती है। फिर अगर धारा 19, ठीक है, धारा 19 जो है नुकसानी वगैरह के लिए वाद दाखिल करने की बात बताती है 19। 20 में अन्य वाद कहां संस्थित किए जाएंगे, जहां प्रतिवादी रहता है या जहां वाद हेतु उत्पन्न होता है, यानी जहां प्रतिवादी रहता है वहां भी दाखिल किया सकता है। तो वाद दाखिल करने का स्थान 15 भी बताती है, 16 भी बताती है, 17 भी बताती है, 18 भी बताती है, 19 भी बताती है, 20 भी बताती है, यानी हर एक धारा यहाँ वाद दाखिल करने के स्थान बताती हैं। और 21 आक्षेप की बात करता है कि
अगर कोई न्यायालय किसी विवाद की सुनवाई करने के लिए चाहे धन संबंधी अधिकारिता के आधार पे, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता के आधार पे या भौगोलिक अधिकारिता के आधार पे सक्षम नहीं है तो उसे कब कब चैलेंज किया जा सकता है, धारा 21। ठीक, ट्रांसफर की दशा में कौन के मामले की सुनवाई करेगा? अगर कोई मामला एक से अधिक न्यायालयों में दाखिल किया जा सकता है और किसी एक कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हो गई तो पार्टी चाहे तो वहां से अपने मामले का ट्रांसफर दूसरे कोर्ट में करवा सकते हैं, धारा 22। अब किसके यहाँ आवेदन करेंगे ट्रांसफर करवाने के लिए, तो धारा 23 बताती है कि किस कोर्ट से आवेदन किया जाएगा ट्रांसफर करवाने के लिए। 24 में हाई कोर्ट और जिला जज को जो है पावर दिया गया है मामले का ट्रांसफर करने के लिए। 25 में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए पावर दिया गया है। यहाँ पे आप सीआरपीसी का अध्याय 31 भी लिख सकते हैं, चैप्टर 31 लिख सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में ट्रांसफर ऑफ केसेज के बारे में एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर 31। ठीक है, सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक, यानी 406 से लेकर के 412 सीआरपीसी में भी ट्रांसफर ऑफ केसेज की बात की गई। इसके साथ ही साथ सीआरपीसी में और भी धाराओं में ट्रांसफर की बात की गई है। ट्रांसफर मतलब नीचे से ऊपर भी भेजने की बात की गई है, ऊपर के कोर्ट से नीचे के कोर्टों में भी भेजने की बात की गई है। जैसा कि मैं सीआरपीसी की कुछ और धाराओं का उल्लेख करता हूं, एक पूरा अध्याय 31 है, इसके साथ ही साथ और भी वहां पे जो है मामले हैं, जैसे एक तो कंप्लेंट ऐसे कोर्ट में आप दर्ज कराने चले गए जिसकी अधिकारिता नहीं है तो उस अधिकारिता वाले कोर्ट में जाने के लिए भेज देता है, धारा 201। इसके साथ धारा 322, 323, 322, 323, 324, 325 और 326, तो 322, 323, 324, 325, 326, धारा 228। ठीक है, 228 एक खा 228 एक का में आपको ट्रांसफर मिलेगा, सेशन कोर्ट नीचे को भेजता है। धारा 191, 192 ये सभी ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पूरा एक चैप्टर ही है, चैप्टर 31। तो इस तरह से सीआरपीसी में भी ट्रांसफर की बात की गई। हाँ, अब समय कम होने की वजह से मैं सीआरपीसी की धाराओं का बहुत ज्यादा डिटेल में आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, मैं सीआरपीसी जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में उन धाराओं को बताऊंगा। उसमें पूरा चार्ट भी बना हुआ है सीआरपीसी में कि कौन सा मामला कब और कहां कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर करने पे जहां ट्रांसफर किया जाएगा उस न्यायालय को भी अधिकारिता होगी उसकी सुनवाई करने के लिए। ये धारा 22 से 25। ठीक, तो ये वाद संस्थित करने का स्थान हो गया, चाहे सामान्य स्थान या ट्रांसफर किए जाने के बाद का स्थान। 15 से 25, तो 9 से 14 ये हो गया, 15 से 25 ये हो गया, 5-5 यहाँ भी मैच खा रहा है, 15 से 25। उसके बाद वाद का संस्थित किया जा रहा है। वाद कैसे संस्थित किया जाएगा, तो कहा गया है हर वाद जो वाद पत्र द्वारा उपस्थित करके या अन्यथा संस्थित किया जाएगा। तो वाद पत्र उपस्थित करके अब बस इतना लिखा गया है, और हर वाद पत्र में जो तथ्य होंगे वो शपथ पत्र द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। बस इतनी सी बात केवल धारा 26 में लिखी हुई है। लेकिन इसी को समझने के लिए कि वाद पत्र कितनी प्रतियों में और कहां संस्थित किया जाता है और कब सामयिक रूप से संस्थित किया गया माना जाता है, इसको समझने के लिए आपको मुख्य रूप से आर्डर 4 पढ़ना पड़ेगा। आर्डर 4 पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो धारा 26 के साथ आर्डर 4 भी पढ़ा जाना जरूरी, कंपलसरी है। उसके बाद वाद संस्थित हो गया, तो संस्थित हो जाने के बाद समन यानी पार्टी को प्रतिवादी को बुलाने के लिए समन जारी किया जाएगा। मामले से संबंधित गवाह वगैरह को बुलाने के लिए समन जारी किया जाएगा। कोई दस्तावेज प्रकट करने के लिए, कोई भौतिक पदार्थ पेश करने के लिए समन जारी किया जाना, धारा 27। अगर वो व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, भारत में ही है लेकिन न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, तो धारा 28 में बताया गया है कैसे समन जारी किया जाएगा। वो भारत से बाहर है तो धारा 29 में बताया गया है समन कैसे जारी किया जाएगा। तो समन जारी करने पे 3 धाराएं खर्च हो गई, 27, 28 और 29। ठीक, उसके बाद धारा 30 में कहा गया है कि कोई दस्तावेज वगैरह मंगाने के लिए, कोई दस्तावेज मंगाने के लिए, कोई भौतिक पदार्थ मंगाने के लिए, ठीक है, कुछ प्रकट करने के लिए किसी व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, धारा 31 में बताया गया है। और 32, ठीक है, 31 में भी जो है साक्षी पे समन की बात की गई है। 32 में कहा गया कि जिस किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए, कोई भौतिक पदार्थ मंगाने के लिए या कुछ प्रकट करने के लिए किसी गवाह को बुलाया जाता है,
ठीक है, और वो नहीं प्रकट करता है या नहीं पेश करता है या नहीं हाजिर होता है, तो उसके लिए दंड की बात धारा 32 में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण धारा 32 है। उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट जारी करके गिरफ्तार करवाया जा सकता है, उसकी संपत्ति अटैच कराई जा सकती है, सेल कराई जा सकती है, उस पर अधिकतम 5000 रुपए तक का जो है जुर्माना इम्पोज किया जा सकता है। तो इस तरह से दंड की बात धारा 32 में लिखी गई है। ठीक, अब इसी के साथ आर्डर 11 भी पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रकटीकरण आर्डर 11 है, आर्डर समन जारी करना आदेश 5 है। ठीक है, तो आदेश 5, 11, आदेश 11, आदेश 12, आदेश 13, ये सब इसी के साथ पढ़े जाएंगे। यानी कौन कौन से आदेश? आदेश 5, आदेश 11, आदेश 12, आदेश 13 इसी के साथ पढ़े जाएंगे। फिर निर्णय एवं डिक्री की बात की गई है। निर्णय एवं डिक्री, अब जब पार्टी हाजिर होगी, सुनवाई हो गया, तो क्या होगा? उसमें जजमेंट पास किया जाएगा। तो इसमें जजमेंट की बात की गई है। ठीक है, इसी में डिक्री की पास की जजमेंट सुनाया जाएगा, उसमें कोर्ट डिक्री पास करेगा। अब ये सब आपको मिलेगा आदेश 20 मुख्य रूप से इसके साथ। ठीक, आदेश 20 पढ़ा जाता है। तो निर्णय और 34 में जो है उस पे ब्याज की बात की गई कि जो निर्णय सुनाया जाएगा उस पे मान लेते किसी के पक्ष में 10 लाख रुपए की डिक्री पास हो गई या 5000 की डिक्री पास हो गई, तो उस पे ब्याज कितना दिलवाया जाए ये भी धारा 34 में बताया गया है। उसके बाद खर्चे 35 से लेके 35 खा तक 3 धाराएं खर्चे से जुड़ी हुई है। 35 में जो खर्चे की बात की, सामान्य खर्चे की जो कार्रवाई में खर्चा आया वो किस पार्टी से और किसको कितना दिलवाया जाए, ये 35 में बताया गया है। 35 खा और 35 का और 35 खा मिथ्या दावा किया गया है, मिथ्या प्रतिरक्षा किया गया है। यानी चाहे वादी ने या प्रतिवादी ने अपने अपने गलत तर्क, अपने अपने गलत डिफेंस पेश किए हैं, तो उसके लिए भी उन पे जो है कंपनसेशन इम्पोज किया जा सकता है अधिकतम 3000 रुपए तक। और कार्रवाई को विलंब कराने के लिए उसमें किसी ने साजिश रचा है कि कार्रवाई को विलंब कराया जाए, तो उस पे भी जितना उचित समझा जाए उतना खर्चा इम्पोज कोर्ट कर सकता है, कोई रकम फिक्स नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा भाग 1 साधारण वादों के बारे में लिखा हुआ है और बहुत मोटा मोटा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, सिविल प्रकृति के वाद के निस्तारण से लेकर के वाद कहाँ संचित किया जाएगा, कैसे संचित किया जाएगा, कैसे पार्टी को बुलाया जाएगा, निर्णय डिक्री कैसे पास होगा और खर्चे कैसे दिलवाए जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे एक एक धारा पे, जैसे मैं पहले शुरुआत 9 से करूंगा, न्यायालयों की अधिकारिता एवं पूर्व निर्णय। ठीक है, पूर्व न्याय जिसको रेस जुडिकाटा भी कहते हैं, प्रांग न्याय। तो धारा 9 से शुरू करेंगे, धारा 10, 11, 12, 13, यानी एक एक करके यहाँ तक कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे 35 खा तक। बीच बीच में जो इसके साथ आदेश पढ़े जाते हैं उन आदेशों का भी जिक्र मैं करता रहूंगा। हाँ, डिटेल में आर्डर पे अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा, बस यहाँ केवल मैं हिंट करता रहूंगा कि इसके साथ ये आर्डर पढ़ना है। जब ये धारा 35 खा तक इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तब भाग 2 पर फिर हम लोग चल लेंगे। भाग 2 एग्जीक्यूशन, क्योंकि यहाँ जजमेंट आ गया है, अब उसका निष्पादन कैसे कराया जाए, तो भाग 2 फिर उसके साथ पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को भाग 1 समझाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात कहीं नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ, एक सूचना जरूर है कि आप लोग इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम हमेशा आपको लिंक भेजें या शेयर करें, ठीक है, या आप उसको हमेशा सर्च करें, ये संभव नहीं है, तो आपका नुकसान काफी हो जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे ही वीडियो इस पे अपलोड होगा, ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि हर दिन एक वीडियो अपलोड किया जाए। अगर किसी कारण से लेट हो जाता है तो दूसरे दिन आपको मिलेगा और तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको आसानी से समझ लेंगे। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है देखने पे आप 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए, निश्चित है गारंटी के साथ कहता हूं कि समझ में जरूर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो समझ में आपके ना आए। तो अब हम लोग मिलेंगे धारा 9 पे, सिविल प्रकृति का वाद किसे कहते हैं, इस पे मैं अगला वीडियो लेकर के